गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हाँ जी, कैसे हो? सारे बढ़िया, अच्छे हो? उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। तो अपने जो चैप्टर चल रहा था वो था कौन सा? कक्षा 10th का जो छठी एक्सरसाइज है, कौन सी है वो? त्रिभुज। उसको अपने स्टार्ट कर रखा था। उसमें कल अपने पढ़ा था क्या? थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के बारे में कल पढ़ा था। तो थेल्स के देखो आगे चलते हैं। तो मैंने आपको एक रिजल्ट थेल्स प्रमेय लिखवाया था, उसके साइड में एक रिजल्ट और भी लिखा था। मैंने कहा था भाई ये थेल्स का क्या अपोजिट है, ये कह सकते हैं कि थेल्स का ये क्या है, उसका एक पार्ट है। उसी के द्वारा आप इसे भी सिद्ध करवा सकते हैं। कैसे? देखो, ये लिखा था कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? सदैव समानुपाती होती हैं। अब ये समानुपाती होती हैं कैसे? एक काम करते हैं, एक त्रिभुज आप बनाओ। जैसे एक त्रिभुज लिया भाई अपने, मैं लिख देता हूँ आपका, ये त्रिभुज कौन सा हो गया? ABC हो गया। तो समान कोणिक जो त्रिभुज है वो अपने ले लिए। समान कोणिक का मतलब क्या है कि आप इसमें एक भुजा BC है, इसके समांतर एक भुजा और क्या बनाओ आप? DC भुजा बनाओ। ये D और E क्या ले आप? DE भुजा ले। तो देखो, समान कोणिक का मतलब क्या हो गया? देखो, आप दो त्रिभुज पढ़ोगे। पहला त्रिभुज कौन सा? देखो ABC। इसी के अंदर आपका त्रिभुज क्या बन रहा है? ADE। इनका एक एंगल तो देखो कॉमन आ रहा है। तो आप देखोगे कि जो आपका त्रिभुज ABC एंड दूसरा जो ट्राइंगल है वो आपका क्या रहने वाला है? ADE। इन दो ट्राइंगल के अंदर आप ये देखोगे कि जो एंगल A है वो तो आपका कॉमन आ रहा है। तो एंगल A तो आपका क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। एंगल A तो आपका क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। इसके साथ ही एंगल B और एंगल D, ये वाले दोनों एंगल आपस में क्या है? समान है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये दोनों एंगल आपके क्या है? संगत कोण है। अब संगत कोण क्यों है? तो आपने पढ़ा होगा कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही साइड के बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। ये कोण क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो समांतर रेखाएं तो आपको मालूम ही है कौन कौन सी है भाई। जो DE है वो पैरेलल है आपके किसके? BC के। तो एक ही साइड के ये दोनों एंगल हो गए आपके। ये तिर्यक रेखा आपकी कौन सी हो गई? AB। समांतर रेखा DE और क्या हो गई? BC हो गई। तो ये दोनों संगत कोण हो गए। तो कहा जा सकता है कि एंगल B है वो एंगल D के इक्वल है। कारण ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, कारण क्या भाई? संगत कोण है। ऐसा ही सिस्टम देखो, इधर भी देखोगे तो एंगल जो C है आपका, ये वाला एंगल E के इक्वल रहने वाला है। एंगल C इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल E। रीजन वही कि आपका ये क्या है? संगत कोण है। कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो आपका होने की वजह से दोनों जो एंगल आपस में इक्वल आ गए। ठीक है, तो आपको ये तो जानकारी हो गई। दो एंगल, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एंगल अपने देख लिया। तो देखो इसने क्या कहा कि समान कोणिक त्रिभुजों की। तो समान कोणिक मतलब एंगल क्या आ रहे हैं? बिल्कुल आपके इक्वल आ रहे हैं ना। तो एंगल जब आपके इक्वल आ रहे हैं तो जो दोनों ट्राइंगल आपको दे रखे हैं, जो दोनों त्रिभुज आपको दे रखे हैं, वो कैसे हो गए? समान कोणिक हो गए। तो समान कोणिक होंगे तो आपको क्या दिखाना है कि संगत भुजाएं क्या है? संगत भुजाएं सदैव समान अनुपाती होती है। इसका मतलब आपको सिद्ध क्या करना है कि जो आपका AD बटा AB, आपको क्या सिद्ध करना है? सिद्ध ये करना, देखो मैं लिख देता हूं कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना आपको? कि AD बटा AB इक्वल्स टू AE बटा AC। AE बटा AC, ये अपने को सिद्ध करवाना है। ठीक है, तो इसको सिद्ध कैसे किया जाए? अब आप इसमें लोगे क्या? अब आप इसमें क्या लोगे? अब इसमें लगा लेते हैं क्या? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय तो यही कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा जब दो भुजाओं को अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उस कंडीशन में संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? बराबर। तो उपपत्ति के अंदर अपने ये वो लाइन लिख देंगे
कि आपके जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। किससे? थेल्स प्रमेय से। कल पढ़ाई था थेल्स प्रमेय आपने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी इक्वल्स टू, इस साइड आप देखोगे तो आप क्या लिखोगे, ए ई बटा ई सी। क्या आएगा? ए ई बटा ई सी। ये आपने कहाँ से लिखा है? थेल्स प्रमेय के द्वारा। अब आप एक चीज ध्यान रखना कि जिस पार्ट को आपको बचाना होता है, जिस पार्ट को आपको रखना होता है, उसको आप कैसे करके बट्टे में ले आओ। जैसे आप सिद्ध करने वाले को देखो कि ए डी आपको चाहिए, तो यहाँ ए डी आ रहा है ऊपर, और क्या चाहिए देखो आपको ए ई चाहिए, तो ए ई भी आपका ऊपर आ रहा है। तो आप इसको कैसे भी करके इसका व्युत्क्रम कर लो। जब ए डी अपॉन के अंदर आ जाएगा तो उसके अंदर क्या परिवर्तन नहीं होगा, और ए ई को भी यदि आप बट्टे में रख देते हो तो उसमें क्या है, परिवर्तन नहीं होने वाला। तो ये सिस्टम अपने कर सकते हैं। तो अब देखो व्युत्क्रम करवाओ भाई, क्या करें? उल्टा करवाएं। लिखते हैं व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम यदि आप करोगे तो डी बी कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ए डी कहाँ? नीचे, और ई सी भी ई सी ऊपर चला जाएगा, और ए ई कहाँ आएगा? नीचे। इतना काम करने के बाद में अब इसको कंप्लीट कैसे करवाया जाए? अब देखो डी बी है, कहाँ आ रहा है डी बी? ये रहा। डी बी के अंदर यदि आप ए डी को फिर मिला दो, क्या मिला दें? डी बी के अंदर यदि आप ए डी को मिला देते हो तो पूरी आपकी लाइन कंप्लीट कौन सी तैयार होने वाली है? ए बी। ए बी हो जाएगी ना। तो इसके लिए आपके पास डी बी के साथ में क्या होना चाहिए? ए डी और होना चाहिए। ए डी तो कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो इसका एक सिस्टम ये है कि आप इसके साथ में क्या है, +1 ऐड करवा दें। मतलब 1 को आप ऐड करवा दें दोनों साइड। जैसे आप ऐड करोगे तो दोनों साइड का आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड में अपने 1 को ऐड करवा लिया जाए, तो कुल मिला के डी बी अपॉन क्या है? ए डी प्लस 1 इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1 ऐड करने के बाद में क्या लेना है आपको? एलसीएम। एलसीएम आपका क्या आएगा? ए डी। तो ये आपका क्या बना? डी बी और प्लस ए डी इक्वल्स टू, यहाँ भी आप एलसीएम लेोगे, क्या आएगा? ए ई। ये आपका आया ई सी प्लस ए ई। अब देखो ये दोनों टुकड़े मिलके कंप्लीट प्रॉपरली क्या तैयार करवा रहे हैं? आपका ए बी। ऊपर तो आपका क्या आएगा? ए बी बटा ए डी। इस साइड आप देखोगे तो ई सी प्लस ए ई मिलके कंप्लीट तैयार हो गया आपका कौन सा? ए सी। ए सी अपॉन ए ई। आप देखो सिद्ध करने वाला पार्ट तो आ गया, परंतु उल्टा है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से वापस से व्युत्क्रम करवा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर से लिखते हैं भाई व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर उल्टा करोगे तो ए डी ऊपर और नीचे क्या आएगा? ए बी, और ए ई ऊपर और नीचे क्या आएगा? ए सी। ये देखो ये आपका हेंस प्रूव आ गया, इति सिद्धम आ गया। तो थेल्स प्रमेय का ही एक रूप है कि यदि दो समान कोणिक त्रिभुज होंगे तो उनकी संगत भुजाएं हैं वो आपके क्या आने वाली है? सदैव समान अनुपाती, मतलब एक ही अनुपात के अंदर रहने वाली है। तो काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, आप भी करके देखना, है ना। तो ये मैंने इसलिए करवाया था कि आपके एक आध आगे प्रश्न भी है तो उसमें आपको हेल्प वगैरह मिल जाए। और आगे चलते हैं। अब आगे एग्जाम्पल लेते हैं, इसके चैप्टर के जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उनको लिया जाए। तो एग्जाम्पल में आपके जो पहला एग्जाम्पल है उसको तो करने की आवश्यकता है नहीं भी। क्यों नहीं है? देखो कारण आप देखोगे। चलो मैं इसको तो मिटा देता हूँ, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने एग्जाम्पल करते हैं। हाँ, तो अपने एग्जाम्पल में चल रहे थे। जैसे एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है वो आपको पढ़ के देख लेना, सेम वही जो थेल्स प्रमेय मैंने आपको करवाई थी वही है, ठीक है। तो उसको नहीं करके अभी अपने इसका सेकंड एग्जाम्पल है वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट और थेल्स दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो और आगे चला जाएं। सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें ये कह रहा है कि ए बी सी डी क्या एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और डी सी, तो पहले बनाए जाएं। समलंब चतुर्भुज है भाई, दो भुजाएं इसमें क्या होती है? असमांतर भुजा होती है, और दो भुजाएं इसमें क्या होती है? समांतर भुजाएं आपके पास होती है। जैसे मान लो ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, थोड़ी ये समांतर रहेगी इस प्रकार की सी,
ठीक है, लगभग आप आइडिया से मान लेना। ये जैसा ABCD प्रश्न में कहा गया है कि समलंब चतुर्भुज है जहां AB और DC आपस में क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब AB हो गया आपकी ये वाली और DC, ये दोनों भुजाएं क्या है, समांतर है। फिर ये कह रहा है असमांतर भुजाओं कौन सी, AD ये और BC पर क्रमशः E, जैसे मान लिया जाए पहले पर तो क्या बता रहा है E, और जो BC भुजा है उस पर ये क्या ले रहा है, F बिंदु ले रहा है। इस प्रकार स्थित है, किस प्रकार स्थित है कि EF भुजा मतलब E को F से मिलाया जाए, E को F से मिलाया जाए, उस कंडीशन में आपको क्या मिलती है, EF भुजा मिलती है। तो ये कह रहा है कि EF भुजा AB के क्या है, समांतर है। तो आप ये दर्शाइए, आपको सिद्ध करवाना है। ठीक है, तो जो मैटर दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है भाई, दिए के अंदर आपको क्या मैटर दे रखा है, सबसे पहले कि AB पैरेलल क्या है, DC, AB और DC क्या है, समांतर है। उसके बाद ये भी दे रखा है कि AB है वो समांतर है किसके, EF के। AB क्या है, समांतर EF के। अब आप ये देखो कि AB DC के समांतर है, AB EF के समांतर है, तो ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो इन दोनों से आप ये भी कह सकते हैं कि तो क्या होगा कि जो EF है वो पैरेलल होगा, समांतर होगा, EF लाइन है वो DC के भी क्या आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। पैरेलल आपने करवा दी, जो मैटर दे रखा उसको लिख दिए है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मतलब आपको क्या मैटर सिद्ध करवाना है, सॉल्यूशन आपको क्या चाहिए, वो चाहिए भाई AE बटा ED बराबर BF बटा FC, BF बटा FC, ये आपको सिद्ध करवाना है। तो ये मैटर अपने सिद्ध करने के लिए क्या करें, कुछ रचना, कुछ निर्माण उसके अंदर करवाएं। तो एक काम करते हैं, अपने क्या काम कर लेते हैं, एक विकर्ण को मिला लिया जाए। जैसे A को C से मिलाया, A को C से मिलाते ही मान लेते हैं यहाँ जो बिंदु है आपका ABCDEFG मान लिया जाए। ये जो आपने A को C से मिलाया, तो जो AC लाइन है वो EF को कहाँ कट आउट कर रही है, बिंदु G पर। तो बस रचना के अंदर आप ये लिख सकते हो, आपने जो काम किया है वो। तो रचना के अंदर आप क्या लिखो कि AC को मिलाया जो EF को G पर प्रतिच्छेद करती है, EF को G पर प्रतिच्छेद करती है, ये लिख दिया। अब देखो उपपत्ति के अंदर आपको करना क्या है, उपपत्ति के अंदर मतलब आपको सिस्टम सेट करवाना है। सिद्ध करने में आप ये देखोगे कि ये AE इधर का मान आपका क्या दे रखा है, ED बराबर सिद्ध करवाना है BF और FC। इसका मतलब इसने क्या कहा है कि जो भुजाओं के अनुपात है वो आपस में आपको क्या करवाना है, बराबर। तो भुजाओं के अनुपात यदि आप बराबर करवाओगे तो उस कंडीशन में आप किसका उपयोग करोगे, थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल आप करोगे। तो थेल्स प्रमेय का उपयोग किया जाए, तो उपयोग करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। तो इस चित्र के अंदर जैसे आपने A को C से मिलाया, दो ट्राइंगल शेप आ गई, दो आपके पास क्या आ गई है, दो त्रिभुजों का निर्माण हो चुका है। तो पहला त्रिभुज ले लिया जाए इधर वाला, कौन सा हो जाएगा, ACD। तो सबसे पहले मैं लेता हूं कौन सा, त्रिभुज ACD में। अब देखो ACD जो त्रिभुज लिया है इसकी क्या खासियत है, अपने को ये जानकारी के अंदर है कि जो आपकी EF और DC, ये यहाँ लिखा हो देखो, EF और DC आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अपने ये कह सकते हैं देखो EF पैरेलल क्या है, DC। अब देखो जो EF लाइन है उसको मैं अगर यहाँ G तक ही रोक देता हूँ, भाई पूरा EF न पढ़ के मैं यदि EG पढ़ूँ तो भी उस कंडीशन में ये DC के क्या रहने वाली है, पैरेलल रहने वाली है ना। तो बस इसके नीचे इसको छोटा कर दीजिए EF को, तो क्या लिखें कि EG पैरेलल है किसके, समांतर है किसके, DC के। तो समांतर रेखा आ गई तो आप थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो बस यही लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, नाम यह जरूर लिखना कि थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या होता है, ये जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है,
है ना, ये वाला, इस ट्राइंगल के अंदर आप ये देखो कि दो भुजाएं इसकी क्या आ रही है, समांतर आ रही है, दो समांतर आ रही हैं। तो संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं, बराबर। ये किसने कहा है, थेल्स ने कहा है। तो इसका मतलब आप थेल्स प्रमेय लगाओगे, क्या कहोगे कि ए ई बटा ई डी बराबर होगा किसके, ए जी बटा जी सी के। ए जी बटा जी सी के क्या होगा, पैरेलल। समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब वही काम दूसरा त्रिभुज आप लेते हुए करवाएं। आप त्रिभुज कौन सा काम आएगा, ए बी सी। क्या लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी के अंदर यदि आप गौर से देखोगे तो देखो वही कंडीशन कि ए बी और ई एफ, क्योंकि एफ जी है ना वो काम में आ रहा है। तो आप ई एफ को देखो, ये दोनों पैरेलल है, आपको दे ही रखा है। तो अपने ये लिखेंगे कि ए बी पैरेलल क्या है, ई एफ। अब ई एफ है, एफ से पूरा ई न लेके एफ से आप इतना इस भुजा को पढ़ोगे, भुजा का अल्पांश आप ले रहे हो, तो भी ये क्या रहने वाली है, पैरेलल। तो एफ जी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी ई एफ की जगह आप क्या लिख सकते हैं, जी एफ। तो ये लिखा भाई जी एफ। ए बी है वो पैरेलल हो गई किसके, जी एफ के, हो गई। उस कंडीशन में आप क्या कहोगे, आप मतलब क्या कह सकते हैं। तो उस कंडीशन वही है आपका, ये त्रिभुज आ गया। तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे कि ए जी बटा जी सी, है ना, बराबर इधर भी क्या लेंगे, बी एफ बटा एफ सी। तो इधर की साइड आप लेओगे क्या कि ए जी बटा जी सी बराबर बी एफ बटा एफ सी। किस बात से आपने लिखा, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से। तो थेल्स प्रमेय से आपने क्या लिखा, ये स्टेटमेंट लिखा। समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को गौर से देखोगे तो ए जी जी सी, मतलब ए जी सी का मान उठा के आप कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो 1 में आपका इधर वाला साइड ए ई बटा ई डी पड़ा है, उधर आप ए जी बटा जी सी का जो मान है वो आप क्या रख सकते हो, बी एफ बटा एफ सी। बस यही तो आपको सिद्ध करना था। तो देखो प्रश्न बिल्कुल आसान है, कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। कैसे किया, ये कह रहा था कि आपके पास ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो हमने क्या काम करवाया, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करवाया। ये करने के बाद ये कह रहा है कि भुजा ए बी के समांतर डी सी होनी चाहिए, जो कि बना रखी है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो असमांतर भुजाएं उनमें ए डी पर एक बिंदु ई और बी सी पर एक बिंदु आप एफ लीजिए और दोनों को मिलाओगे तो जो रेखा बनेगी वो ए बी के क्या होगी, समांतर होगी। तो अपने यहाँ से ये पता चला कि ए बी डी सी के समांतर है, ई एफ ए बी के समांतर है, तो तीनों रेखाएं आपस में क्या हो गई, समान। इसका मतलब जो ई एफ है वो डी सी के भी आपस में क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाले, समांतर होने वाली है। तो उसी 2 कंडीशन को लेते हुए ई एफ क्या है, पैरेलल लिखा है किसके, डी सी के। अब अपने को जो सिद्ध करना है वो लिया। सिद्ध क्या करना है कि ए ई बटा ई डी बटा बी एफ बटा और एफ सी, ये अपने को सिद्ध करवाना है। तो मैंने क्या काम की रचना कि भाई अनुपात कहाँ आते हैं, थेल्स प्रमेय के अंदर। तो थेल्स प्रमेय लगाने के लिए एक विकर्ण को बनाया ताकि जो आपका समलंब चतुर्भुज है वो 2 त्रिभुजों के अंदर क्या डिवाइड हो जाए। तो ए सी को मिलाया, जैसे ए सी को मिलाया तो ई एफ को ये कहाँ मिलेगा, जी पर मिलेगा। जैसे ई एफ को जी पर मिला तो सेम वही ये वाली और ये वाली दोनों लाइन क्या लिखी, पैरेलल इस त्रिभुज के अंदर। तो ए ई बटा ई डी और बराबर में ए जी बटा जी सी, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। सेम वही काम इस साइड करवाया, ये इसके पैरेलल, तो ए जी बटा जी सी और बराबर में क्या लिखा, बी एफ बटा एफ सी। देखो ये ट्राइंगल उल्टा है ना, इसको आप उठा के आप यूँ देखोगे कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से चल लो, सही नीचे से लिखोगे तो भी चल लो, क्योंकि व्युत्क्रम तो अपने कर ही सकते हैं भाई। 2 साइड आपको दे रखी है तो उनका व्युत्क्रम मतलब उनको आप उल्टा तो करवा सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप कैसे भी लिखें आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही काफ़ी आसान प्रश्न है, अगर थेल्स प्रमेय आपने गौर से पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब और आगे चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और है उसको और ले लिया जाए ताकि अपने ये एग्जाम्पल वाला ये पार्ट आपका क्या है, कंप्लीट हो जाए भाई। ठीक है, तो ये तो मैं मिटा देता हूँ।
आगे वाला जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको लिखते हैं। तो देखो प्रश्न काफ़ी आसान है। मेन चीज़ तो है कि धीरे धीरे आपको जो भी मैटर मैं करवा रहा हूँ उसको आराम से समझें, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्नावली काफ़ी आसान है थोड़ी बड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब देखो जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो कह रहा है कि आकृति में, देख देता हूँ क्या क्या दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है भी आकृति में PS बटा, क्या लिखा हुआ है, PS बटा SR, PS बटा SR बराबर PT बटा TR है। ये अपने को दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है, तथा एक एंगल दे रखा है। एंगल कौन सा, कि PST तथा साथ में ये दे रखा है कि एंगल PST इक्वल्स टू है आपका एंगल PRQ के, किसके, PRQ है, PRQ है। ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको देखो सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज कौन सा, PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है, आपको ये सिद्ध करवाना है। आकृति में बना देता हूं जैसा कि इसने बनाए हैं। जैसे ये आकृति दे रखी है आपको, यहां PQR, एक भुजा यहां दे रखी है S और T। ये कह रहा है कि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका हल करवाया जाए वे कैसे, देखो ये चाहता है कि आपको दिया हुआ क्या है, ये कह रहा है कि PS बटा SR, SR नहीं होना चाहिए, यहाँ SQ होना चाहिए। PT बटा TR, SQ ही है ना, यहाँ कोई छोटी मिस्टेक होगी, SQ होना चाहिए। मतलब PS बटा SQ बराबर PT बटा TR है, ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है कौन सा, कि PST, मतलब ये वाला जहां मैंने ये लाइन बना रखी है, ये बराबर है किस एंगल के, PRQ, इस एंगल के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपको कंडीशन दे रखी है और आपको सिद्ध ये करवाना है कि जो त्रिभुज आपने बनाया है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। तो इसके लिए काम करो, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि आपके पास PQ और PR क्या आ जाना चाहिए, बराबर। ये बराबर अगर होती है तो एक कंडीशन आपने पढ़ी एक प्रमेय कि अगर आधार के दोनों कोण क्या है, समान आ जाए, मतलब एंगल R और एंगल Q है वो आपस में क्या हो जाए, बराबर। तो उस कंडीशन में कह सकते हैं कि सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर। और यदि सम्मुख भुजाएं आपके बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन में कहा जा सकता है कि आपका जो त्रिभुज दे रखा है कौन सा, PQR, वो क्या होगा, आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो लेते हैं भी जो भी मैटर दे रखा है उसको मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो बढ़िया सुंदर सुंदर लिखा जाए भी, दिया हुआ है। जो भी प्रश्न में आपको दे रखा है उसको पहले लिख लिया करो। एक तो दे रखा है कि PS बटा SQ बराबर PT बटा TR, और क्या दे रखा है कि एंगल PST इक्वल्स टू है एंगल किसके, PRQ के। ये अपने को मैटर दिया हुआ है, ठीक है। रचना वगैरह इसमें आपको कुछ नहीं करवानी। अब अपने चलते हैं सीधे ही, अब अपने को ये जानकारी के अंदर है कि ये आपको बराबर दे रखे अनुपात, और थेल्स प्रमेय का ही ये रूप है। यदि भुजाओं के अनुपात बराबर है तो ये दोनों जो रेखाएं आपके नजर आ रही कौन सी, ST और QR, ये आपस में क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी। अब आप ये लिखें कि चूंकि PS बटा SQ बराबर PT बटा TR, ये बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ST है वो पैरेलल होगा किसके, QR के समांतर होगा। और आपको ये जानकारी के अंदर है कि यदि दो भुजाएं समांतर हो तो ये वाला कोण है ना, ये वाला, जैसे देखो मैं इसको काला कर देता हूं, और ये वाला कोण, ये आपस में कैसे रहेंगे, बराबर। कारण क्या है कि भाई दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती हैं तो एक ही साइड की और बने हुए कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण।
और संगत कोण आपने 7th क्लास में भी पढ़ रखा है, कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं। तो बस यही आपको लिखना है कि एंगल PST, एंगल PST बराबर होगा किसके, एंगल, एंगल आप कौन सा लोगे, पूरा ले लो, PQR, PQR ले सकते हैं या SQR भी ले सकते हैं, एक ही चीज़ है, एंगल PQR। क्या कारण है, लिखेंगे कि संगत कोण है, ये तो संगत कोण है, समीकरण नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। अब आपको जो दिया हुआ वो भी मैं लिख देता हूँ, आपको दे रखा है कि PST इक्वल्स टू है किसके, PRQ के, ये अपने को दिया हुआ है, ये अपने को दिया हुआ है। आपने सिद्ध करवाया कि ये और ये एंगल आपस में क्या है, समान है, मतलब बराबर है। ये अभी आपने देखा है कि दो समांतर रेखाओं अतिरिक्त रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में क्या रहने वाले हैं, बराबर। और प्रश्न वाले ने दिया है कि ये जो S वाला एंगल है ना, ये इस R वाले के क्या है, समान है, इसके बराबर ये दिखा रहा है। तो इन दोनों के द्वारा आप ये कह सकते हैं कि जो PRQ है वो किसके, एंगल PST के इक्वल आ जाए। कहने का मतलब है जो एंगल आपका ये PST की वैल्यू है समीकरण नंबर 2 से उठा के आप यहाँ रख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या लिखें, समीकरण नंबर 1 व 2 से इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ रखो, मतलब PST की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा आपका एंगल कौन सा, PRQ बराबर हो जाएगा एंगल आपका कौन सा, PQR। इन दोनों से ये एंगल आपस में क्या हो गए, समान हो गए। और जब ये एंगल समान है तो ये भुजाएं भी आपस में क्या रहेगी, बराबर। तो आप लिख सकते हैं तो PQ बराबर क्या होगा, PR। कारण आप लिख देना कि चूंकि लिख दे या यूं लिख दो कि चूंकि त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, एक दो लाइनें देखो आपको लिखनी पड़ेगी भाई, सम्मुख भुजाएं परस्पर समान होती है, क्या होती है, समान होती है। ये समान है, इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज कौन सा, PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है भाई, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये अपना सिद्ध हो गया, ये आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो इसको तो लिखना नहीं है, तो मैंने आपको थोड़ा सा यूँ समझाया था कि भाई करना क्या है, कैसे ये मैटर बैठता है। तो कुल मिला के ये आपके जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गए। अब रह गया आपका जो 6.1 है, सॉरी 6.2 है, उसके क्या चीज़ बाकी रह गया, आपका क्वेश्चन आंसर बाकी रह गए, और वो भी काफ़ी आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखना, आराम से समझना, कहीं कोई दिक्कत आ रही तो आप पूछ सकते हैं। और इसका जो आगे का जो जितने भी क्वेश्चन वगैरह है वो नेक्स्ट पार्ट में फिर शामिल कर लिए जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।